Hello and welcome to the 14th lecture of your spoken English classes. This is the tutor of English Tanya, and the topic which we are going to cover in this lecture is types of sentences. जी हाँ, अब तक हम ग्रामर के डिफरेंट रूल्स पढ़ चुके हैं और उन डिफरेंट रूल्स से हम कैसे सेंटेंस को फॉर्म करते हैं ये भी देख चुके हैं. उसके अलावा हमने टेंसेस कवर किए ताकि हमें पता लगे अगर हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बनाने हैं तो वो हमने कैसे बनाने हैं. अब इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे ताकि इनकेस हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी डेली लाइफ में बनाने होते हैं तो वो हम किस तरीके से बना सकते हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सो नंबर 1 सेंटेंस, क्वेश्चन. Number 2 type of sentence, which is if we are giving blessing to somebody. Third, we are giving instruction to somebody. Next, we are requesting something to somebody. Now, we are giving the statement, passing on some statement to some person. After that, we are again asking some question. Then we are expressing something, or if we need to invite something for a specific thing. These are the type of sentences we are going to cover today. So, let us see these type of questions. First, where do you live? Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? Next, may you live long. May you live long. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक blessing दे रहे हैं कि अच्छा होगा, अच्छा रहेगा अगर आप लंबा जिए. ठीक है. उसके अलावा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, go straight and take the second left. आप किसी को डायरेक्शंस दे रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको कैसे सेंटेंस फॉर्म करना है. उसके अलावा यू आर रिक्वेस्टिंग समबडी, तो रिक्वेस्ट हमेशा प्लीज से शुरू होती है, तो प्लीज पास ऑन द ग्लास ऑफ वाटर. उसके अलावा आप स्टेटमेंट दे रहे हैं किसी के बारे में, तो नॉर्मल असर्टिव सेंटेंसेस रहेंगे. असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उसके अलावा फिर से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हम. एक तो होंगे कि भाई जो WH फैमिली से शुरू हो रहे हैं वो वाले टाइप के क्वेश्चंस. दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जो डू या डिड से शुरू हो रहे हैं, पास्ट या प्रेजेंट के अकॉर्डिंग. सो वो कैसे शुरू होंगे, डू यू वांट टू प्ले विद अस. Now, next one is what a boring day. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी कोई फीलिंग एक फ्रेज की फॉर्म में, वो होगा एक्सप्रेशन. Now, the next one is you are cordially invited to the party. आप सब रिस्पेक्ट से हमारी पार्टी में इनवाइटेड हैं, तो ये क्या है, ये है एक इनविटेशन. So these are all the type of sentences which we are going to cover today. Now, these all type of sentences are mainly divided into 5 categories, and those 5 categories are declarative sentences, imperative sentences, interrogative sentences, optative sentences, and at the last exclamatory sentences. एक बार दोबारा देख लीजिए. Declarative sentences, उसके बाद imperative sentences, interrogative sentences, optative sentences, and देन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं हम डेक्लरेटिव सेंटेंसेस के बारे में. डेक्लरेटिव यानी कि हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं. ठीक है. तो फैक्ट्स और आइडियाज अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं अपने सेंटेंस में, उसके अलावा कुछ डिक्लेयर मतलब कुछ किसी चीज की घोषणा कर रहे हैं, एंड उसके अलावा हम किसी डेली रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि डेली जो चलता है, पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, ऐसी कोई स्पेसिफिक डिक्लेरेशन देते हैं. उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, या फिर हिंदी में बोला जाए तो घोषणात्मक वाक्य. फाइन. नाउ, मेरा नाम कंचन है. मेरा नाम कंचन है. तो ये क्या सेंटेंसेस है, मैं कुछ डिक्लेयर कर रही हूँ कि फैक्ट है ये बेसिकली, कि ऐसा है, कोई आइडिया हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस. अब ये एक फैक्ट है अगेन कि आई एम दिस मच ईयर्स ओल्ड, सो आई एम दिस मच ईयर्स ओल्ड. आफ्टर दैट, वह तेज दौड़ता है. अब एक आइडिया है, वह तेज दौड़ता है. सो ये भी क्या हुआ, एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ. आई लव डांसिंग, ये क्या है, वो अपने बारे में कुछ डिक्लेयर कर रहा है कि मुझे ये पसंद है. सो आई लव डांसिंग. नाउ द नेक्स्ट वन इज मेरा सबसे अच्छा मित्र वो है. मैं कुछ डिक्लेयर कर रही हूँ कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, सो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड. नाउ द नेक्स्ट वन इज आई हैव अ ब्लैक डॉग. तो अगेन अ डिक्लेरेशन कि ये चीज है, हम एक नॉर्मल फैक्ट बता रहे हैं कि ये चीज है. सो दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस अगेन. ठीक है. उसके अलावा ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था. अब अगेन एक फैक्ट है, ये एक जीके का फैक्ट है. तो आप देख रहे हैं कोई भी नॉर्मल कोई फैक्ट है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई डेली रूटीन का पार्ट है. अब ये है कि ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन. उसके अलावा ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट.
उसने अपना गिल्ट जो है वो कन्फेस किया, ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। अदर देन दैट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। अब ये क्या है, ये एक फैक्ट है, ये एक नॉर्मल कोट है, तो इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में गिनेंगे। नेक्स्ट इज अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, ये अगेन इट्स एन आइडिया दैट अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, तो हम डिक्लेयर कर रहे हैं इस चीज को। श्याम स्पीक्स लाउडली, द पर्सन स्पीक्स वेरी लाउडली, द श्याम स्पीक्स वेरी लाउडली। आप यहाँ पर ग्रामर जरूर नोट कीजिएगा, जैसे अब श्याम सिंगल पर्सन है तो हम वर्ब के साथ क्या लगा रहे हैं, वर्ब के साथ एस लगा रहे हैं। उसके बाद लाउडली हम क्या बता रहे हैं, एडजेक्टिव बता रहे हैं, एडवर्ब बता रहे हैं कि स्पीक कैसे करता है, वो लाउड स्पीक करता है। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। उसके अलावा अभी हमने पीछे देखा था, ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, ठीक है। ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो इस तरह से आप सेंटेंस फॉर्मेशन और टेंसेस भी नोट करते जाइएगा। अदर देन दैट, my best friend is sad. When I saw her, I noticed that she was sad. So my best friend is sad. My best friend seemed to be very sad about her results. ठीक है। Now next, I have a car. मैंने आपको बताया था I have a car. Have I के साथ हम have इसलिए यूज करें because I और you as such होते सिंगुलर हैं, बट इन ग्रामर उनकी जो ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा प्लूरल की तरह होता है, तो have लगेगा हमेशा I या फिर यू के साथ। तो आई हैव अ कार। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलती है। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। रोमा इज अ प्रिटी गर्ल, रोमा इज अ प्रिटी गर्ल। नाउ नेक्स्ट वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब हम किसी को स्पेसिफिक कमांड दे रहे हैं किसी चीज के लिए, या फिर ऑर्डर दे रहे हैं कि यू हैव टू डू दिस, यू विल डू दिस, तो इस तरह कोई कमांड दे हो रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं, उसमें हम बोलते हैं, उन सेंटेंसेस को हम बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। मेक अ रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट मेक कर रहे हैं, पहला अगर हम कोई कमांड दे रहे हैं। सेकेंड, इफ यू आर गिविंग सम ऑर्डर टू समबडी। थर्ड वन इज इफ वी आर रिक्वेस्टिंग समथिंग फ्रॉम समबडी, उन सेंटेंसेस को भी हम क्या बोलेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पास मी द सॉल्ट प्लीज, विल यू प्लीज पास ऑन द टी टू मी। तो ये क्या हुए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को, तो these are known as imperative sentences. In certain situations क्या रहता है, in certain situations these sentences end also with an exclamation mark, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क से कि प्लीज पास मी ऑन दिस फुल स्टॉप। तो अगर कुछ हम स्पेसिफिक एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब ये वाला मार्क जो होता है, ठीक है। तो आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ, आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ, मैं चाहता हूं कि तुम अभी के अभी बैठ जाओ। मेरा इंतजार करना, वेट फॉर मी, ये क्या हो रहा है, कमांड हो रही है कि वेट फॉर मी अंटिल आई गेट ऑफ द मीटिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लीज वेट फॉर मी, प्लीज वेट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए प्लीज वेट कर सकते हो, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट हो रही है। वो क्या थी, कमांड थी, ये क्या है, रिक्वेस्ट। नेक्स्ट वन इज पास मी द सॉल्ट प्लीज, पास ऑन द सॉल्ट प्लीज, तो ये क्या है, अगेन रिक्वेस्ट है, प्लीज आ गया तो मतलब रिक्वेस्ट है। उसके बाद मूव आउट ऑफ द माई वे, मूव आउट ऑफ माई वे, ये क्या है, ऑर्डर है, कमांड है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। नाउ go and stand in the line, again an order कि टीचर स्टूडेंट्स को बोल रहा है go and stand up in the line in the assembly, तो अब जाकर अपनी लाइन में खड़े हो जाओ। now get out, अब ये बोलते हैं get out, this is also an imperative sentence, यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। so this type of sentence is known as imperative sentence. Clean your room, your mother asked clean your room this Sunday, you have to clean your room this Sunday, so this is an order given by your mother, so this is an imperative sentence again. Next one is help me please, आप किसी से कुछ help मांग रहे हैं तो can you please help me with this, can you please help me with the directions to a particular place, तो ये क्या है, एक imperative sentence है। Next is marry me please, again and request. Next is complete your homework now, complete your homework now, your tuition teacher asks you, command you, orders you that you have to complete your homework right now. Next one, interrogative sentences. interrogative sentences हमने tenses में भी इनका काफी जिक्र किया है, यानी कि जिन भी sentences में हम questions ask करते हैं उनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जब हम कोई क्वेश्चन आस्क कर रहे होते हैं। दीज सेंटेंसेस ऑफन स्टार्ट विद WH फैमिली। WH फैमिली हमने उस दिन डिस्कस की थी, व्हाट,
when, where, why and at the last when. ठीक है, तो these sentences often start with WH family words or helping verbs. Helping verbs क्या क्या होते हैं? is, am, are, do, did, etc. ठीक है, और फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एक और पहचान होती है कि ये हमेशा किससे एंड होते हैं? क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। और इवन जब आप स्पोकन इंग्लिश में इनका यूज करें तो इनकी टोन एज अ क्वेश्चन ही रहती है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे आप, उसके अलावा आप नॉर्मल डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे, उस लाइन की टोन क्या रहेगी, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो एकदम अलग रहती है। सो दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। नाउ ऑलवेज रिमेंबर क्या रहता है कि नॉर्मल जब व्हाट इज व्हाट से WH फैमिली से शुरू हो रहा है तो नॉर्मल एक सेंटेंस होगा कि WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जिस बारे में हम बात करें सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट उसका। ठीक है, लेकिन जब आप हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो क्या रहेगा? नॉर्मल जो वर्ब होते हैं वो कैसे होता है कि आप जिसके बारे में बात करो सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या रहेगा? वर्ब पहले आ जाएगा, देन वील टॉक अबाउट सब्जेक्ट एंड देन वील ऐड ऑब्जेक्ट इन एनी क्वेश्चन। ये रहता है प्रॉपर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हमेशा वर्ब पहले आ जाएगा, वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो वो पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट एंड देन एट द लास्ट ऑब्जेक्ट। अब ये जैसे नॉर्मल WH फैमिली का क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। आफ्टर दैट वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। डू यू लिव हेयर, क्या तुम यहाँ रहते हो। हाउ आर यू, कैसे हो तुम कैसे हो, आप कैसे हैं। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, आप क्या करते हैं। उसके अलावा हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, दीज आर द टू वेज बाय विच यू कैन आस्क कि आप कैसे हैं। आफ्टर दैट व्हेन विल यू गो देयर, आप वहां पर कब जाएंगे। कैन यू लेंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना कलम उधार दे सकते हो। क्या कैन यू प्लीज लेंड मी योर पेन, ये एक रिक्वेस्ट भी है साथ में एक क्वेश्चन भी है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट एंड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस टू। नाउ हु इज योर ब्रदर, हु इज योर ब्रदर अमंग्स द ग्रुप, इनमें से तुम्हारा भाई कौन सा है। आफ्टर दैट हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। हुज बुक इज दिस, यह बुक किसकी है। After that, how much milk do you need? आपको कितना दूध चाहिए। What are you doing? आप क्या कर रहे हैं। How old is your son? आपका बेटा कितने साल का है। After that, how old is this house? How old is this house? यह घर कितना पुराना है। How long are you living here? How long are you living here? या फिर Since how long are you living here? यानी कि आप यहाँ कब से रह रहे हैं। After that, how many books did he buy? उन्होंने कितनी पुस्तकें खरीदी। उसके बाद won't you come in? Want you come in? Remember want हमने किया था। Want you come in ये क्या है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। Want you come in, क्या तुम अंदर नहीं आओगे। Next one is it not a wise step? Is it not a wise step? क्या यह एक समझदारी भरा कदम नहीं है। क्या यह एक समझदारी भरा कदम नहीं है। अगेन अ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी आर यूजिंग। इज इट नॉट अ वाइज स्टेप, क्या यह एक समझदारी भरा कदम नहीं है। नेक्स्ट वन इज विल यू अकम्पनी मी टू द पार्टी। विल यू अकम्पनी मी टू द पार्टी, अकम्पनी का मतलब होता है साथ देना। क्या तुम मेरे साथ पार्टी पर साथ चलोगे। विल यू अकम्पनी मी टू द पार्टी। तो नेक्स्ट टाइम आपने किसी को पूछना हो, आपने अपने फ्रेंड से पूछना है कि क्या तुम मेरे साथ पार्टी पे चलोगे, तो तुम उससे क्या पूछ सकते हो, विल यू प्लीज कम विद मी। द बेटर वर्ड इज विल यू प्लीज अकम्पनी मी, या फिर विल यू अकम्पनी मी, आई विश यू अकम्पनीड मी। आई विश तुम मेरे साथ चलते, तो उसके लिए बेटर लाइन क्या है इंग्लिश में, आई विश यू अकम्पनीड मी। ECCOMPANY, या फिर पास्ट टेंस में y की जगह IAD हो जाएगा। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट वन इज आपको किस चीज की जरूरत है। व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड। द नेक्स्ट कैटेगरी वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिन सेंटेंसेस में हम कोई विश, कोई डिजायर या फिर कोई प्रेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर किसी को कर्स कर रहे होते हैं, यानी कि
काश तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तो वो काश जो होता है ना, उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और हमेशा जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, मैक्सिमम उनकी शुरुआत किससे होती है? मे से होती है, कि काश तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, काश अच्छा हो बुरा हो, कोई प्रेयर कर रहे हैं हम, उसके अलावा कोई अपनी विश बता रहे हैं कि मे यू लिव दिस मच लॉन्ग, आपको कोई प्रेयर बता रहे हैं, कोई डिजायर है कि आई विश आई हैड दिस, ठीक है। तो ये सारी जो सेंटेंसेस होते हैं, इन सभी सेंटेंसेस को बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो when we express the emotions like wish, desire, prayer or curse, these sentences are known as optative sentences. अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। These sentences often starts with the word may, ठीक है। एग्जाम्पल, may you live long, आशा करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप लंबे समय तक जिए। नेक्स्ट वन इज मे गॉड ब्लेस यू, आशा करता हूं भगवान आपका भला करे। आफ्टर दैट मे द किंग लिव लॉन्ग, राजा दीर्घ आयु हो, मे द किंग लिव लॉन्ग, मे योर सन लिव लॉन्ग, आपने किसी को ब्लेसिंग्स देनी है, आपने किसी को भी कुछ अच्छा बात बोलनी है, तो यू कुड से मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे द किंग लिव लॉन्ग। नेक्स्ट वन इज मे द ऑलमाइटी हेल्प अस विद दिस ट्रेजेडी, मान लो कुछ बुरा हो जाता है, ठीक है, तो हम किसी के लिए जाते हैं ना, कि किसी को कॉन्सोलेशन देने जाते हैं कि कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? मे द ऑलमाइटी, ऑलमाइटी का बेसिक मीनिंग होता है गॉड, तो यानी कि हम प्रेयर कर रहे हैं किसी से, तो ऑलमाइटी बेसिकली मीन्स गॉड, तो मे द ऑलमाइटी हेल्प अस इन दिस ट्रेजेडी, इस त्रासदी में सर्वशक्तिमान यानी कि भगवान हमारी मदद करे। नाउ द नेक्स्ट वन इज विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, मैं आपकी सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करता हूं। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? किसी को प्रेज दे रहे हो, कि प्रेयर कर रहे हो कि हाँ ऐसा आपके साथ हो, तो आप किसी को विश कर रहे हो। सो विश यू लिव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। नेक्स्ट वन इज विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आप किसी को बर्थडे विश करते हो, तो आप उसको बेटर विश कर रहे हो, गुड लक प्रे कर रहे हो, तो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। या फिर विश यू अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी, विश यू अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी, आशा करता हूं कि आपकी जो यात्रा है वो सुखद और सुरक्षित रहे। उसके अलावा द नेक्स्ट वन इज मे यू लीड अ हैप्पी लाइफ, आप सुखी जीवन व्यतीत करें, किसी के लिए प्रे कर रहे हैं आप कि मे यू लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ। After that, the next type of sentences and the last one we are going to study is exclamatory sentences. Exclamatory sentences क्या express करते हैं? कुछ extreme emotions आपको बताते हैं। क्या you are very much excited, तो उसमें आप क्या use करोगे? exclamatory sentence use करोगे। After that, you are surprised on something, तो आप use करोगे exclamatory sentences. After that, you are angry, very much angry on something, तो अभी आप क्या use करोगे? exclamatory sentences का use करेंगे। If you are in fear and you are using some sentence, वो भी क्या sentence रहेगा? exclamatory sentence रहेगा। और these sentences always end with an exclamation mark, exclamation mark से ये end होंगे, ठीक है। Now you are very much impressed with the scene, आप किसी माउंटेन के व्यू पे गए हो, तो आप उसको देख के बोलते हो ओ वाओ व्हाट अ सीन, तो ये क्या है? आप एकदम अचंभित हैं उस सीन से, तो व्हाट अ सीन, कितना अच्छा सीन है। या फिर कोई नेगेटिव में भी हो सकता है ये वाला सेम चीज, ओ व्हाट अ सीन, वाओ व्हाट अ सीन, तो यानी कि बहुत अच्छा है। ओ व्हाट अ सीन, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग देयर, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट एन आर्ट, व्हाट एन आर्ट, आप प्रेज कर रहे हो, ओ व्हाट एन आर्ट, तो यानी कि यू आर प्रेजिंग समथिंग, तो उसके लिए भी दैट्स एन एक्सक्लेमेशन, कि आप हैरान है कि अरे, तो वो एक्सक्लेमेशन बहुत सारी चीजों में हो सकता है, खुशी में भी हो सकता है, हैरानी में भी हो सकता है, गुस्से में भी हो सकता है, देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर दैट, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम जैसे मानते हो, ओह व्हाट द बर्ड इट वाज, कितना अच्छा सुंदर बर्ड था, तो वाह क्या पक्षी था, सो व्हाट अ बर्ड इट वाज। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट अ नाइस वेदर इट वाज, कितना अच्छा मौसम था, तो व्हाट अ नाइस वेदर इट वाज। नेक्स्ट वन इज व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, कितना अच्छा आइडिया दिया तुमने, सो व्हाट एन आइडिया। नेक्स्ट वन इज व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। व्हाट अ स्टूपिड गर्ल शी इज, कितनी बेवकूफ लड़की है वो। नेक्स्ट वन इज व्हाट अ बिजी लाइफ शी लीड्स, व्हाट अ बिजी लाइफ शी लीड्स, वह कितनी व्यस्त जीवन व्यतीत करती है। नेक्स्ट वन इज हाउ हॉट इट इज, कितनी गर्मी है बाहर। नेक्स्ट वन इज हाउ फास्ट शी मूव्स, हाउ फास्ट शी मूव्स।
नेक्स्ट वन इज हाउ ऑड इट लुक्स, यह कितना अजीब लग रहा है, हाउ ऑड इट लुक्स. हाउ क्यूट शी इज, आप किसी के बच्चे के बर्थडे पे गए एंड शी यू से दैट पर्सन हाउ क्यूट योर डॉटर लुक्स, तो दैट्स एन एक्सक्लेमेशन कि आप उस डॉटर को देख के, उनकी बेटी को देख के, वो छोटी गुड़िया को देख के बहुत खुश हो, तो यू कैन से हाउ क्यूट शी इज. ठीक है. हाउ स्ट्रेंज, आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन फिर भी उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, दीज आर exclamatory sentences. Now the next one is bravo, bravo, you secured the highest marks. अरे वाह वाह वाही, जब आपने किसी को वाह वाही देनी होती है, कॉन्ग्रेचुलेट करना होता है, तो आप क्या वर्ड यूज करते हो, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, दैट इज ब्रावो. ब्रावो, आपने अपने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए, सो ब्रावो, यू सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स. सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, जब आप मार्क्स लाते हो ना तो उसको क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड. पोजीशन भी क्या होती है, सिक्योर की जाती है. मार्क्स भी क्या होते हैं, सिक्योर किए जाते हैं. यानी कि आप इतने मार्क्स लाए, आप ये पोजीशन लाए, सो वाओ यू सिक्योर्ड सो हाई मार्क्स, वाओ यू सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन ऑफ योर क्लास. नाउ द नेक्स्ट वन इज वेल डन, यू गॉट सेलेक्टेड. अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा किया, तुम सेलेक्ट हो गए. ठीक है. उसके अलावा हुर्रे, ही स्कोर्ड अ गोल. हुर्रे, आप फुटबॉल खेल रहे हैं एंड योर फ्रेंड स्कोर्ड द गोल, एक गोल उसने मार दिया फुटबॉल में, तो आप क्या बोलोगे उसको इंग्लिश में, हुर्रे, ही स्कोर्ड द गोल. नेक्स्ट वन इज एन आर्मी मैन एंड सच अ कोवर्ड. एन आर्मी मैन एंड सच अ कॉवर्ड, दो लोगों को आप कंपेयर कर रहे हो, एक तो फौजी दैट इज वेरी मच ब्रेव पर्सन, और दूसरा एक कॉवर्ड पर्सन को, कॉवर्ड को हिंदी में बोलते हैं कायर. सो यू आर कंपेयरिंग कि एक फौजी और एक ऐसा कायर, सो एन आर्मी मैन एंड सच अ कॉवर्ड. नेक्स्ट वन इज अ नेवी मैन अफ्रेड ऑफ वाटर. आप हैरान हो मान लो किसी से, एंड यू आर टॉकिंग टू अ नेवी मैन, उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं, एंड द पर्सन टेल्स यू कि ये जो नेवी, ये पर्सन जो है वो नेवी में है लेकिन इसको पानी से डर लगता है, तो यू आर वेरी मच हैरान हो आप इस बात पे, एक्सक्लेमेटेड हो इस बात पे, तो आप क्या बोलोगे कि अ नेवी मैन एंड ही इज स्कैर्ड ऑफ वाटर, मतलब वो नेवी में काम करता है और वो पानी से डरता है, दैट्स सो स्ट्रेंज. ठीक है. सच अ वुमन एंड माई वाइफ, ऐसी महिला, और कंपैरिजन हो रहा है देखो यहाँ पर, सो सच अ वुमन एंड माय वाइफ. सो टिल नाउ वी हैव studied different examples of different types of sentences. Now we are going to study the specific theory related to these sentences कि इनकी proper definition क्या रहती है, और इसके अलावा और elaborative forms क्या हो सकती है इन सभी types की. अंडरस्टूड. सो ट्रेडिशनली अभी हमने डिस्कस की, तो हमने स्टेटमेंट डिस्कस की, यानी कि डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमने डिस्कस कर लिए, उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी हमने डिस्कस कर लिए, कमांड्स एंड एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी हमने डिस्कस कर लिए. तो स्टेटमेंट्स के लिए क्या हम स्पेसिफिक ले सकते हैं, अभी हमने जैसे देखा कि वी सर्व इवनिंग मील्स, द वेदर वाज ड्रेडफुल, तो हम कोई पर्टिकुलर कोई चीज डिक्लेयर कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस में. सो द स्टेटमेंट्स दैट सेंटेंसेस स्टेट समथिंग, कुछ इंफॉर्मेशन दे रही होती है आपको, उन सेंटेंसेस को हम डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, क्योंकि वो जो मेनली क्या रहता है, जो सब्जेक्ट होता है वो किससे पहले आता है, वर्ब से पहले आता है. जैसे कि द हिट हिज सिस्टर, द बॉय हिट हिज सिस्टर, तो वर्ब से पहले आ रहा है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे जिसके बारे में बात हो रही है, बॉय, तो द बॉय hit his sister. The man attacked, verb क्या है हमारा, attacked, तो the man attacked the old woman. या फिर we serve evening meals, हम सर्व करते हैं, तो we serve evening meals. या फिर the weather was dreadful, the weather बहुत ज्यादा डरावना था. उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने नेगेटिव में डिस्कस किया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा नॉट आ जाता है, नॉर्मल सेंटेंसेस रहते हैं लेकिन उसको हमेशा ना हो जाती है. तो नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस इज वन दैट मेक्स अ नेगेटिव रेदर देन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. इसमें भी डेक्लेरेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन डेक्लेरेटिव सेंटेंस में एक तो होते हैं अफर्मेटिव, एक होते हैं नेगेटिव. तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या रहेगा, इनमें होता है द वर्ड नॉट, नथिंग या नेवर. नॉट, नथिंग या नेवर ऐड हो जाते हैं इन सेंटेंसेस में. अंडरस्टूड. द वर्ड नॉट इज समटाइम्स ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड, हमने कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ी थी, तो नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो वो मिल जाती है, जैसे वॉन्ट, वुड नॉट, जैसे डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो नॉट जुड़ जाते हैं इन सब चीजों के साथ. जैसे कि वी डिड नॉट इनवाइट हर, हमने उसे नहीं बुलाया, वी डिड नॉट इनवाइट हर, या फिर वी डिडंट इनवाइट हर. आई डिडंट सी हिम, मैंने उन्हें नहीं देखा. आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट. आई डोंट नो द मैन, मैं उस आदमी को नहीं जानता. आई हर्ड नथिंग अनयूजुअल लास्ट नाइट, मुझे कुछ भी अजीब नहीं सुना पिछली रात को. दे डिड नथिंग अबाउट इट, उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया.
she has very never been here, she has never been there, वो वहां कभी नहीं गई है. we have never denied that, हमने इस बारे में कभी मना नहीं किया है. we have never denied that. द डबल नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? डबल नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं कि अकरेंस ऑफ टू नेगेटिव वर्ड्स इन वन सेंटेंस ओनली, कि जैसे कि एक जो प्रॉपर मैसेज होता है वो सेम सेंटेंस में हम शो कर रहे होते हैं. कैसे कि ही डिडंट से नथिंग, ही डिडंट से नथिंग, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा. ही डिडंट से एनीथिंग क्या होगा? ही डिडंट से नथिंग. लेकिन अगर एक सेंटेंस है ही डिडंट से नथिंग, तो नथिंग भी एक नेगेटिव वर्ड हो गया, उसके बाद डिड नॉट में नॉट भी एक नेगेटिव वर्ड हो गया. तो क्या हुआ? इट कन्वेज द आइडिया कि उसने नथिंग नहीं कहा, उसने कुछ तो कहा था. तो ही डिडंट से नथिंग, दैट मीन्स ही सेड समथिंग. उससे एक आइडिया हम एम्पेयर कर सकते हैं कि ही डिडंट से नथिंग, दैट मीन्स डबल नेगेटिव. एंड द मीनिंग ऑफ दिस इज कि डबल नेगेटिव में उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ तो कहा था, दैट मीन्स. So however this is very rarely used in double negative sentences, बहुत कम यूज होते हैं डबल नेगेटिव सेंटेंसेस, इनको दूसरी फॉर्म में यूज कर लिया जाता है जस्ट. लेकिन यू शुड बी अवेयर कि आपके सामने कोई इस तरह बोल रहा हो तो आपको समझ में आ जाए. अगर मैं आपको बोलूं कि यू डिडंट से नथिंग, सो यू डिडंट से नथिंग मीन्स एक्चुअली यू सेड समथिंग. अंडरस्टूड? We didn't hardly have time to catch the train. We did not hardly have the time to catch the train. मतलब हमारे पास कम समय नहीं था ट्रेन पकड़ने के लिए, हमारे पास अच्छा खासा समय था. ये ऑपोजिट बात डिस्कस कर रहा था. इसका जो मीनिंग बनता है ना डबल नेगेटिव सेंटेंस का, वो एकदम ऑपोजिट बनता है. ठीक है? We hardly had time to catch the train. This is the right formation. We hardly have time to catch the train. मतलब हमारे पास बहुत कम टाइम था ट्रेन कैच करने के लिए. ट्रेन कैच, जब भी कोई चीज को आपने, किसी भी चीज को, किसी फ्लाइट को, किसी भी प्रॉपर शेड्यूल चीज को छोड़ देते हो आप, या फिर पकड़ना होता है आपको, तो यू वर नॉट एबल टू कैच इट, छोड़ देते हो तो छूट जाती है. तो यह आई वाज नॉट एबल टू कैच माय स्कूल बस टुडे, मतलब आज आप अपनी स्कूल बस जो है वो बोर्ड नहीं कर पाए. अगर आपको ट्रेन पकड़नी है इतने बजे, तो आई हैव टू कैच माई ट्रेन एट दिस ओ क्लॉक, या फिर आई हैव टू कैच माई फ्लाइट एट दिस ओ क्लॉक. ठीक है? नाउ क्वेश्चंस हमने देखे कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, या फिर WH फैमिली के आ जाते हैं. अभी हम WH फैमिली बाद में डिस्कस करते हैं, पहले वर्ब से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं, डिड और हैव का. सो डिड यू पास द एग्जाम, क्या तुमने अपना एग्जाम पास कर लिया? उसके अलावा हैव यू रिटन टू हिम, क्या तुम्हें उनको लिखा ईमेल बेसिकली, तो डिड यू हैव रिटन टू हिम. डिडंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस. अगेन क्या एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं? येस नो क्वेश्चंस, कि आप उसमें येस और नो का क्वेश्चन ले रहे हो उसमें, तो क्या रहेंगे? येस नो क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड टू सीक अ रिप्लाई. सीक अ रिप्लाई मतलब सामने से आंसर लेने में, एंड रिप्लाई शुड बी इन अफॉर्मेटिव और नेगेटिव. आप पूछ रहे होते हो हाँ या ना, जब आप ये हाँ और ना पूछ रहे होते हो ना, उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं येस और नो क्वेश्चंस. जैसे कि इज दिस हाउस ऑक्यूपाइड जस्ट नाउ, क्या यह हाउस अभी अभी भरा है? तो इज दिस हाउस ऑक्यूपाइड जस्ट नाउ. The answer to these type of questions are either in yes or no, either in positive or in negative. Next is, has the doctor arrived yet? Yes, he just arrived. क्या डॉक्टर पहुंच गया है? हाँ अभी पहुंचा है. Next is, are we ready to begin? क्या हम स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? Let's get started. Yes. Now the next type of questions are some yes no questions which are tag question. जैसे कि आप किसी से पूछ रहे होते हो कि क्या ये वो है, तो वो जो टैग दे रहे होते हैं हम किसी को, किसी के प्रति एक्शन कर रहे होते हैं, दोज आर नोन एज टैग क्वेश्चंस. कैसे कि ही इज नॉट हियर येट, इज ही, क्या मुझे लगता है कि पहले आप एक नॉर्मल सेंटेंस बताते हो कि ही इज नॉट हियर येट, इजंट ही, यानी कि वो यहाँ नहीं पहुंचा है, पक्का ना नहीं पहुंचा है, तो इज ही. विल यू वॉन्ट टेल हर, विल यू, तुम उसे नहीं बताओगे, क्या तुम बताओगे. तो ये क्या तुम बताओगे में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, एंड उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है वो आ जाता है. तो विल यू यानी कि क्या तुम बताओगे. नाउ अगेन कम्स द क्वेश्चन ऑफ WH क्वेश्चंस की व्हाट वाई जब यूज होते हैं, तो वेयर व्हेन हु व्हाट, जब आप ये सब क्वेश्चंस यूज करते हो, तो व्हाट WH क्वेश्चंस विल बिगिन विद द वर्ड बिगिनिंग ऑफ WH which are why, when, where, when, who, what. why, क्यों, where, कहाँ, when, कब, who, कौन, उसके बाद what, क्या. ठीक है? तो इन सब चीजों से जब कोई क्वेश्चन शुरू हो जाता है तो दीज आर नोन एज WH फैमिली क्वेश्चंस. ठीक है? उसके बाद alternative questions. Alternative questions require a reply that refers to the options given in the sentence.
यानी कि दो ऑप्शन हम सेंटेंस में दे देते हैं कि इधर दिस और दिस, यू हैव टू चूज समथिंग इन द मिडिल, तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस। दे कंटेन अ कंजंक्शन, कंजंक्शन हमने पढ़ी थी। सो ऑल्टरनेटिव सेंटेंस में हम दो ऑप्शंस दे रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उन दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, कंजंक्शंस चाहिए होती है। सो द कंजंक्शन इज ऑलवेज, अब चॉइस दे रहे हैं हम, तो चॉइस में हम क्या देंगे, ओ आर, या बताना है ना हमने, तो या दैट मीन्स चॉइस दे रहे हैं हम। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस, डिड यू कम बाय बस और ट्रेन, तो आप ऑप्शन दे दिया कि तुम ट्रेन से आए हो कि बस से आए हो, सो डिड यू कम बाय अ बस और अ ट्रेन। या फिर इज द पार्टी ऑन फ्राइडे और सैटरडे, पार्टी जो है वो फ्राइडे को है या सैटरडे को है, सो इज द पार्टी ऑन फ्राइडे और ऑन सैटरडे। नाउ इज शी यंगर देन यू और ओल्डर देन यू, कोई आप अपने ब्रदर के साथ कहीं जा रहे हैं, ठीक है, एंड समवन आस्क यू इज आर यू यंग और ही, सो वो पूछ रहे हैं कि आर यू यंग और शी, तो इज शी यंगर और ओल्डर देन हिम, सो शी इज अ फ्यू इयर्स यंगर देन हिम। उसके अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जैसे हमने पढ़े, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्वेश्चंस आर द सेंटेंसेस which have structure of questions but which are actually used as exclamations and end with an exclamation mark. They are really seeking, जो वर्ड आ रहा है सीक, सीक का मतलब होता है ढूंढना। यू प्ले अ गेम हाइड एंड सीक, तो हाइड मतलब छुपना, सीक मतलब ढूंढना। सो whenever the word seek, S-E-E-K, the S-E-E-K comes before you, the meaning of the word seek is ढूंढना, ठीक है। तो whenever you find the listener's agreement rather than seeking an answer, आप कुछ बात बता रहे होते तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन बोलते हैं। और एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन का जो एंड होता है वो हमेशा किससे होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन से होता है। Wasn't that a wonderful meal, आप किसी चीज की प्रेज कर रहे हो, wasn't that a wonderful meal। या फिर hasn't he changed, क्या वो तुम्हें नहीं लगता वो बदल गया है, hasn't he changed। उसके अलावा isn't it a dreadful day, क्या ये बहुत ज्यादा डरावना और अजीब दिन नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर rhetorical questions। rhetorical questions क्या होते हैं, these sentences have structure of questions but they end within question mark, however the difference is the speaker does not require an answer to these questions। यानी कि एक सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर की हमें कोई नीड नहीं होती है। एग्जाम्पल के साथ अच्छे से देखते हैं क्या होते हैं, why should I care, मुझे जरूरत क्या है किसी की परवाह करने की, सो why should I care। या फिर who does she think she is, वो समझती क्या है अपने आप को, who does she think she is। या फिर how should I know, मुझे कैसे पता होगा। आफ्टर दैट ऐसे आप जब नॉर्मल ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं इनको बोलते हैं rhetorical questions। नाउ क्वेश्चंस बाय टोन ऑफ वॉइस, क्वेश्चंस बाय टोन ऑफ वॉइस यानी कि these are the yes or no questions that can have structure of a statement rather than a question। यानी कि इन क्वेश्चंस को क्वेश्चन मार्क की जगह पर नॉर्मल एक स्टेटमेंट की तरह इन्हें डिफाइन किया जाता है। एंड दिस एंड विद एन क्वेश्चन मार्क, इनका एंड किससे होता है, क्वेश्चन मार्क से होता है। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स, एनी टोल्ड यू आई वाज गोइंग, मतलब एक नॉर्मल इसका क्या है, एनी टोल्ड यू आई वाज गोइंग। तो इनको आप क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे कि सामने पता लग जाए, नहीं तो नॉर्मल जैसे एनी टोल्ड यू आई वाज गोइंग, इसको अगर मैं इस टोन में बोलूं दैट मीन्स एक फुल स्टॉप है इसके एंड में, एंड विच इज मेकिंग इट अ नॉर्मल डेक्लेरेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर आप टोन ध्यान से देखिए, योर टोन ऑफ वॉइस चेंज व्हेन यू आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस, एंड आई टोल्ड यू आई वाज गोइंग, राइट। तो ये जो ये होता है ना कि उन्होंने तुम्हें बताया था ना, तो ये जो बताया था ना होता है ना, टोन हम चेंज कर रहे हैं और उसके बाद हम अपने आप मान लेते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में इनमें पक्का क्वेश्चन मार्क लगा ही होगा। सो यस शी डिड, टॉम हैज एक्चुअली लेफ्ट हर, राइट, टॉम ने पक्का उसे छोड़ दिया है। सो टॉम हैज एक्चुअली लेफ्ट हर। या फिर द हाउस इज नो लॉन्गर फॉर सेल, ये जो घर है वो सेल के लिए बिल्कुल नहीं है, राइट। तो ये नॉर्मल इनकी जो स्ट्रक्चर रहती है वो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस की तरह रहता है, कुछ भी वर्ब जो है वो पहले नहीं आता है, लेकिन बाद में क्वेश्चन मार्क लगने की वजह से ये एक नॉर्मल क्या बन जाता है, क्वेश्चन बाय टोन ऑफ वॉइस। नाउ द नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिव्स, यानी कि हम किसी को कमांड दे रहे हैं किसी चीज की। सो डायरेक्टिव्स आर आल्सो नोन एज द कमांड्स। इन सम डायरेक्टिव्स एन एक्चुअल कमांड come is being given and is being followed by an exclamation mark, like your teacher ask you keep quiet in the class, तो keep quiet ये क्या है, एक कमांड दी जा रही है आपको, and you will always end when in written English at least you will end it with an exclamation mark, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, imperative sentences जैसे हमने किए थे अभी, help me please, या फिर have a piece of cake, take 2 of these pills,
pills मतलब medicine, तो have 2 of these pills after meal. या फिर turn left here, आप direction बता रहे हैं किसी को. So some directives begin with the word let and the word do, as in let me help, let's go, do come in मतलब let me help you, तुम मुझे अपनी मदद करने दो. या फिर let's go, आओ चलते हैं. do come in, अंदर आ जाओ. या फिर do not worry, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन आर द सेंटेंसेस व्हिच आर एक्सप्रेस्ड बाय समवन और हु इज इम्प्रेस्ड, एक्साइटेड और राउज्ड बाय समथिंग. राउज मतलब गुस्सा है किसी चीज से, ठीक है. एक्सक्लेमेशन समटाइम्स टेक द फॉर्म ऑफ सिंगल वर्ड और माइनर सेंटेंस, बट दे कैन ऑल्सो बी मेजर सेंटेंसेस. माइनर मतलब शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, छोटा सेंटेंस है. मेजर मतलब लंबी टाइप की डेक्लेरेटिव इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एक ही सेंटेंस में. दोज आर मेजर सेंटेंसेस, ठीक है. ऑफन बिगन विद व्हाट और हाउ, कोई क्वेश्चन से शुरू हो रहे होते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल जैसे व्हाट अ डे, ठीक है. व्हाट अ डे, हाउ प्रिटी इज शी लुकिंग. सो दीज आर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है. This is all we are going to study about the type of sentences. I hope जब आपके सामने next time कोई sentence आएगा तो आप bifurcate कर पाएंगे, यानी कि पहचान पाएंगे कि कौन से टाइप का sentence है और आपने उनको किस तरह से form करना है. I hope this lecture was helpful to you. Thank you and happy learning.